हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस की अगर करना चाहते हैं प्रिपरेशन तो जुड़ जाइए। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका होगा जीके जीएस का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है, 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आज पहला सेट ही होगा आपका। तो दीन इलाही की स्थापना कब और किसने की थी, ये पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी। बिहार बीएड एंट्रेंस के बारे में हमने पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। पूरा उसमें प्रीवियस ईयर सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, फॉर्म कब आएंगे, सारी जानकारी दे रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। अब दीन इलाही की पूछा गया स्थापना किसने की थी, तो दीन इलाही की स्थापना पूछे सबसे पहले कब हुई थी ये बता दीजिए। तो 1582 में ऑप्शन आपसे आता है, 1582 में हुई थी। आखिर किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी अकबर ने की थी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है या भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो भारतीय नेपोलियन की संज्ञा पूछ ले किसे दी जाती है, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब पूछ ले समुद्रगुप्त को आखिर किसने कहा था, तो बिंट स्मिथ करके अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां से आपका एक प्रश्न और पूछा जाएगा। आखिर क्या पूछा जाएगा कि जो सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किस शासक को दिखाया जाता है, तो सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए आपका समुद्रगुप्त को ही दिखाया जाता है। तो यहां से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त, और सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है, समुद्रगुप्त को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या शैव धर्म से, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे त्रिपिटक शब्द का संबंध किससे होगा, ग्रंथ का संबंध किससे होगा, तो बौद्ध धर्म से होगा। आपसे एक प्रश्न और पूछा गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक अगर पूछ ले तो सभी बता देंगे गौतम बुद्ध होते हैं। कौन होते हैं, गौतम बुद्ध होते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया की ज्योतिपुंज आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो एशिया की ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर पहली बार चैनल विजिट किए तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि सारी चीजें आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की वह प्रथम गुप्त शासक का नाम बताना है। श्रीगुप्त होगा, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। 4 नंबर का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला अगर प्रथम गुप्त शासक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखी थी। हुमायूं नामा पुस्तक पूछी जा रही है, किसने लिखी थी। ये अबुल फजल या बदायूं या गुलबदन बेगम या हुमायूं। कुछ लोग इसमें हुमायूं नामा है तो हुमायूं का नाम देख करके ऑप्शन नंबर डी हुमायूं लगाएंगे, तो वह लोग हो जाएंगे गलत, क्योंकि हुमायूं नामा जो थी उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। सौतेली बेगम जो बहन थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो आपसे पूछा जाएगा हुमायूं नामा किसने लिखी, तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से नेताजी कहा जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसे कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेताजी किसे कहा जाता है, 6 का उत्तर दीजिएगा। तो नेताजी बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी से एक प्रश्न और एग्जाम में बनता है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था और दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बना है कि महात्मा गांधी जी जो थे जब 9 जनवरी को आते हैं तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत आते हैं, फिर ये क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और नेताजी किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर बताइएगा, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत
इसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता था। आखिर किसके अनुसार दिया जाता था? ऑप्शन नंबर 7 में पूछा गया है। तो बात करते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। आपसे पूछा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में आता है। उसके तहत क्या होता है? वारेन हेस्टिंग को बात करते हैं। यहां से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल कर दिया जाता है और 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाते हैं। और वारेन हेस्टिंग के अनुसार ही इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था। तो वारेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, किस तारीख में शुरू हुआ? यहां से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बने। अब यहां से आपसे पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य नाम से किस जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति भी आपको मिल जाता है। अगस्त क्रांति सर किस लिए जानते हैं? अगस्त क्रांति किस लिए जानते हैं ये भी बता दीजिए। तो अगस्त क्रांति जो होता है 8 अगस्त को शुरू होता है। 8 अगस्त 1942 को क्या होता है? घोषणा होती है और 9 अगस्त को शुरू होने वाला था। तो 8 अगस्त के कारण क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बना है कि करो मरो का नारा कब दिया गया? करो मरो का नारा, करो या मरो का नारा कब और किसने दिया? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दिया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी और करो मरो का नारा कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहले पूछे जा रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं पहले स्थापना बता दो कब हुई थी? तो 28 दिसंबर कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को होती है। संस्थापक की बात करते हैं तो एओ ह्यूम होते हैं। अगर संस्थापक पूछ ले तो एओ ह्यूम हो जाते हैं। अगर पूछ ले पहले अध्यक्ष कौन थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन किया था? एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। यह प्रश्न आपसे एग्जाम में बना है। अब यहां से एक प्रश्न और क्या बना कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अगस्त 1905 को लागू हुआ। अब 16 अगस्त 1905 को जब लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था, उसी दिन क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। अब जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन, अब यही तो पूछा है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कि विरोध में जो आंदोलन चला वह स्वदेशी आंदोलन था। किसने नेतृत्व किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, भारत का में परमाणु शक्ति का केंद्र है। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र पूछा जा रहा है, कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज या कल्पक्कम? बताइएगा। 11th का आंसर दीजिएगा, कौन हो जाएगा? तो कल्पक्कम आपका हो जाएगा, परमाणु शक्ति का केंद्र हो जाता है। अब पूछे कल्पक्कम है कहां सर? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में कल्पक्कम आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, पृथ्वी, और काफी अच्छा प्रश्न है यहां पर, बताइएगा इसमें क्या होगा 12 में, कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है? अब पृथ्वी और सूर्य की बात करते हैं। सूर्य मान लो और पृथ्वी मान लो, ये मान लो सूर्य और ये मान लो आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी और सूर्य की बात की जा रही है तो क्या देखिएगा, अधिकतम दूरी। अगर पूछ ले अधिकतम दूरी, ये समझ लो अधिकतम दूरी, तो अपसौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा। अधिकतम याद कर लो, आ से अधिकतम, आ से अपसौर। तो अपसौर की घटना कब होगी? अपसौर की घटना कब होगी? 4 जुलाई को होगी। अधिक चले जाओ, जुलाई चले जाओ, 4 जुलाई अधिक चले जाओ, अपसौर की घटना 4 जुलाई को होगी। और अधिकतम दूरी होती है आ से अधिक, आ से अपसौर, 4 जुलाई को घटना होती है, नोट कर लो। अगर पूछ ले सर न्यूनतम दूरी क्या हो कहलाती है? न्यूनतम दूरी अगर पूछे तो अपसौर कहलाती है। न्यूनतम दूरी पूछ लेता है यहां पर तो उपसौर हो जाती। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अगर बात करें अधिकतम दूरी
तो अपसौर होती है। अपसौर कब होता है सर? अपसौर 4 जुलाई को होता है। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। समझ गए? यहां से 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? काफी अच्छा प्रश्न है। सबसे निचली परत आपसे पूछी जा रही कौन सी है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल? तो सबसे निचली परत पूछा गया है तो क्या बताओगे? क्षोभ मंडल आपका सही हो जाएगा। पूछा जाएगा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? तो क्षोभ मंडल होता है। अगर पूछ ले समताप मंडल, यहां से आपका एक प्रश्न और पूछा जाएगा, समताप मंडल। ओजोन परत आपसे पूछ ले कहां पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो सबसे निचली परत कौन सी होगी? पर्वतों प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है बताइएगा? वलित पर्वत। वलित पर्वत के 2 उदाहरण बताइए। वलित पर्वत के जो नवीन वलित पर्वत है इनके उदाहरण बताइए। तो आप देख लीजिए हिमालय। हिमालय आपका क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण हो जाता है। अगर बात करते हैं सर राकीज पर्वत जो होता है या भी वलित पर्वत का उदाहरण, हिमालय, रॉकी ऐसे आ जाए आपका ऑप्शन मिल सकता है, हिंदुकुश पर्वत, तो ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण होते हैं। अब पूछा क्या गया है सर? भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है। तो भ्रंशन द्वारा कौन उत्पन्न होता है यह आपको बताना है। भ्रंशन द्वारा कौन उत्पन्न हो जाएगा बताइएगा? तो अवरोधी पर्वत। अवरोधी पर्वत का अन्य नाम क्या होता है? ब्लॉक पर्वत होता है। अवरोधी पर्वत का नाम क्या होता है? ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है अवरोधी पर्वत को, और यह भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक रेखाएं पूछा जा रहा है, क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, समदाप रेखाएं या समताप रेखाएं? 15 का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं आपकी कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसकी भूमिका निभाई थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन की बात की जा रही है। पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं? तो हरित क्रांति के जनक भारत में बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन होते हैं। पूछा क्या जाता है हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन होते हैं। हरित क्रांति संबंध किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। पूछा जाए हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध हो जाता है। यहां से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF, विश्व बैंक, UNDP, इनमें से कोई नहीं। 17 का उत्तर दीजिएगा कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो UNDP हो जाएगा। UNDP की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाता है। यूनाइटेड नेशन UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो न्यूयॉर्क होता है। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका मानव विकास सूचकांक जारी करता है UNDP, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय आय के ये सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे जो अभी हम बताने वाले हैं। राष्ट्रीय आय इक्वल टू क्या होता है सर? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर होता है। यह भी आपका सही होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर, यह भी सही होता है। राष्ट्रीय इक्वल टू उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस विदेश शुद्ध कर आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे चारों ऑप्शन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जा रहा है कौन है? अब नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया? तो योजना आयोग के स्थान पर आया था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया? तो नीति आयोग आया। पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम पूछ ले वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो वर्तमान में कौन अध्यक्ष हो जाएंगे? जब प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आपसे एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा किस वर्ष पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। पंचवर्षीय योजना पूछी गई है। पंचवर्षीय योजना का संचालन कौन करता था, योजना आयोग करता था। अभी हमने क्या बताया, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आ गया, अभी सब लोग बता दो, नीति आयोग। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होते थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री होते। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की गई, 1951 से शुरू की गई। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना प्लान आए, 12 प्लान आए, 12 योजनाएं आई हैं। कि जो एक योजना कितने साल की होती थी, 5 साल की होती थी। तो यहां से पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है। अगर अनुच्छेद पूछ ले तो आपसे, अगर अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में क्या हो जाता है, आपका मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किसकी अनुशंसा पर की गई थी, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर हुई थी। क्या हुआ था, सरदार सरोवर सिंह की समिति की सिफारिश पर हुई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। अब धन विधेयक आपसे पूछे किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की बात की जाती है। अब कोई धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करता है। लोकसभा का अध्यक्ष को क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 18 वर्ष कब किया गया, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान मतदान करने की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। ये आखिर ये कब हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो हुआ था, आपके 21 वर्ष से जो है मतदान करने की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या हो जाता है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका संवैधानिक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 25 क्वेश्चन नंबर, काफी अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब यहां से एक नोट कर लीजिए, सरला नोट कीजिए। यहाँ पे एक ट्रिक आपकी हो जाएगी, जो संसद होगी, संसद की बात करते हैं, संसद किस अनुच्छेद में आता है। संसद आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में होगा, तो अनुच्छेद 79 में होगा। बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में होगा, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में होगा। बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा किस अनुच्छेद में होगा, लोकसभा अनुच्छेद 81 में होता है। पूछा क्या गया है कि राज्यसभा के कितने राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति पूछ ले किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में है। राज्यसभा हमने बता ही दिया किस में हो जाता है, अनुच्छेद 80 में हो जाता है। अनुच्छेद 80 में हो जाता है। तो पूरे 25 प्रश्न करवाए, पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और इसी तरह पूरी तैयारी करने के लिए आप अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटिन्यू क्लासें आपको मिलती रहेंगी। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।